सो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन गॉस लॉ के एप्लीकेशन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। स्फेरिकल शेल पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और पैरेलल प्लेट्स, लार्ज प्लेट्स केप्ट पैरेलल टू ईच अदर, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है। तो देखिए, एक थिक मेटालिक शेल है, थिक मेटालिक शेल। और इसके सेंटर पे एक चार्ज क्यू रख दिया। एट द सेंटर ऑफ विच ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड। ठीक है, ये मेटालिक शेल है, थिक मेटालिक शेल। रेडियस मान लीजिए इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस बी है। अब आपको शो करना है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ऑल द सरफेसेस। तो इसमें गॉस लॉ अप्लाई करेंगे कि ये जो मेटालिक शेल है, इसके अंदर यहाँ कहीं भी E 0 होगा। यहाँ E 0 होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। तो अगर यहाँ पर ऐसी एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करी जाए, तो चूँकि E 0 है, इसलिए नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ गॉसियन सरफेस ये भी 0 होगा, इंटीग्रल ई डॉट डी ए। इसका मतलब कि नेट चार्ज इनसाइड 0 होगा। अब देखिए, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू तो यहाँ रखा ही है, तो इंडक्शन से यहाँ माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, जिससे कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज 0 हो जाए। यहाँ तो कोई एक्सेस चार्ज हो नहीं सकता, मेटल के अंदर कोई एक्सेस चार्ज हो नहीं सकता, क्योंकि अगर एक्सेस चार्ज हुआ तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल मूव, और इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन बताई हुई है, इलेक्ट्रॉन्स आर एट रेस्ट। तो इस तरह से अगर यहाँ पर इंडक्शन से माइनस क्यू चार्ज आता है, तो वो कहाँ से आता है? तो इस मेटेलिक शेल के इलेक्ट्रॉन्स को उसने प्लस क्यू चार्ज ने अट्रैक्ट कर लिया। तो यहाँ पर जो एटम्स हैं उसमें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गई। तो जितनी डेफिशिएंसी आई वो यहाँ आउटर सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अंदर तो कोई एक्सेस चार्ज हो नहीं सकता, माइनस क्यू चार्ज यहाँ आ गया है, तो बाकी बचा प्लस क्यू चार्ज बाहर चला जाएगा, जिससे कि ये शेल जो कि पहले न्यूट्रल थी, ये शेल जो कि न्यूट्रल थी, न्यूट्रल ही बनी रहेगी। क्योंकि इसको कंडक्शन के द्वारा कोई चार्ज तो अपन ने प्रोवाइड किया नहीं है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। दूसरी एक नई बात बताता हूँ कि अर्थिंग का मतलब क्या होता है। अर्थिंग या ग्राउंडिंग, अर्थिंग या ग्राउंडिंग का मतलब होता है, इस तरह से सिंबल होता है, और एक वायर से हम किसी बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, सो दैट फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव थ्रू वायर टू अर्थ और फ्रॉम अर्थ टू द बॉडी, एंड potential of body becomes equal to potential of earth until that charge will flow, and potential of earth is taken as 0, so potential of body also become 0। तो ये मीनिंग होता है अर्थिंग या ग्राउंडिंग का। इसका इस्तेमाल करके आगे हम एक केस डिस्कस करते हैं। देखिए,
नेक्स्ट सिचुएशन में एक थिक शेल है और उसके सेंटर पर कंसेंट्रिकली एक स्फीयर रख दिया और स्फीयर पे चार्ज Q दे दिया। ये स्फीयर है और इस पर चार्ज Q दे दिया। मेटालिक स्फीयर है और ये मेटालिक शेल है, थिक मेटालिक शेल। न्यूट्रल, और इसको अर्थ से कनेक्ट करने वाले हैं। तो आपको शो करना है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, आफ्टर की इज क्लोज्ड। तो देखिए अंदर वाला जो स्फीयर है उसके साथ तो कोई कनेक्टिविटी है नहीं अर्थ की या किसी और कंडक्टर की, वो तो आइसोलेटेड ही है। और ये जो बाहर वाली शेल है ये अर्थ के साथ कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करने पर कुछ चार्ज ले सकती है या अर्थ को दे सकती है। तो अंदर वाले स्फीयर पर तो उतना ही चार्ज रहेगा, कितना जितना पहले था। और यहाँ इस कंडक्टिंग शेल के अंदर किसी भी पॉइंट पर E हमेशा 0 रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, मतलब की क्लोज करने के आफ्टर सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम हम बात कर रहे हैं, चार्ज स्टेबल हो गए, जिसको जहाँ जाना था चले गए। तो यहाँ अगर अपन एक गॉसियन सरफेस बनाएं स्फेरिकल, तो यहाँ E 0 है, E 0 है, तो फ्लक्स फाई थ्रू गॉसियन सरफेस 0 है, तो नेट चार्ज इनसाइड 0 है। तो Q तो अपने आप पहले से ही था, एक माइनस Q यहाँ इंड्यूस हो जाएगा और प्लस Q बाहर जाएगा। पर अब ये बाहर अर्थ होने की संभावना है, अर्थ से चार्ज भी आ सकता है, ये बाहर जा भी सकता है। तो मैंने मान लिया कि इस पर अब जो चार्ज है वो X है आउटर मोस्ट सरफेस पर। एक ख़ास बात ये है इसकी कि चूँकि इसको अपन ने अर्थ से कनेक्ट किया है इसलिए इसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो पोटेंशियल अगर हम लिखें इस पॉइंट P पर 0, तो कैसे लिखेंगे? इस वाले के कारण यहाँ तो रेडियस की आवश्यकता पड़ेगी। तो मान लीजिए इसका रेडियस है A, इसका रेडियस है B और इसका रेडियस है C। तो हम लिखेंगे KQ अपॉन C इस अंदर वाले के कारण यहाँ, इसके कारण, तो इसके कारण भी पूरे चार्ज को सेंटर पे पॉइंट चार्ज के रूप में रखा हुआ मान सकते हैं, तो इसके कारण भी उतना ही। और इस X के कारण उसके सरफेस पर इतना। तो इससे हमें क्या मिला? X इक्वल टू 0। तो आउटर मोस्ट सरफेस पर चार्ज 0 होगा। दूसरी बात, अगर आपको डायग्राम में ऐसे बताया होता अर्थिंग करी है या ऐसे बताया होता अर्थिंग करी है कि ये अंदर वाले को कनेक्ट कर दिया अर्थ से, ये स्फीयर है, ये मेटालिक शेल है, तो क्या कोई चेंज होता? क्या कोई फ़र्क पड़ता? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ से इस कंडक्टिंग शेल को अर्थ से कनेक्ट करो चाहे यहाँ से करो, एक ही बात है। ये पोटेंशियल 0 है तो ये सारे पोटेंशियल 0 हैं, क्योंकि अंदर क्या है? E 0 है, E 0 है तो dV 0 है। चेंज इन पोटेंशियल 0 है, मतलब यहाँ से यहाँ आओगे आप या यहाँ से यहाँ जाओगे आप
तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए जो पोटेंशियल यहाँ P पर है वही पोटेंशियल यहाँ N पर भी होगा, वही पोटेंशियल यहाँ M पर भी होगा। सभी जगह पोटेंशियल चूँकि जीरो ही है तो उसको चाहे अंदर से चाहे बाहर से अर्थ करो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन बनाया कि 3 मेटालिक कंसेंट्रिक शेल्स हैं जिनके रेडियस A, 2A, 3A हैं, उस पर चार्जेस Q, 2Q, 3Q दे दिया और मिडिल शेल को हमने अर्थ करने की व्यवस्था कर दी। यू हैव टू शो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिफोर एंड आफ्टर दिस की K इज़ क्लोज्ड। तो अभी क्लोज नहीं किया है तो बहुत आसान है। देखिए, ये इनर मोस्ट, ये मिडिल और ये आउटर मोस्ट शेल है। इस पर चार्ज Q, 2Q, 3Q ऑलरेडी है। ये स्फीयर है या शेल है, जो भी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेटालिक है, अंदर तो कोई चार्ज रहना नहीं है, जो भी रहना है वो यहाँ रहेगा और ये चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। ठीक है, ये शेल हो या सॉलिड मेटालिक स्फीयर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब एक गॉसियन सरफेस बनाना है आपको इस मेटालिक शेल के अंदर अंदर, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मेटालिक शेल के अंदर अंदर, और हम जानते हैं कि E होता है 0, तो इंटीग्रल E डॉट डी ए नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दैट गॉसियन सरफेस होगा 0, तो नेट चार्ज इनसाइड हो जाएगा 0। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर Q चार्ज तो है ही है, यहाँ माइनस Q चार्ज और आ जाएगा, इंड्यूस्ड चार्ज है। अब इसके ऊपर पहले से 2Q चार्ज था, कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर अंदर वाली सरफेस पर इकट्ठे हो गए, उतनी डेफिशिएंसी और क्रिएट हो गई, तो यहाँ बाहर प्लस 3Q चार्ज हो जाएगा। 2Q तो था ही, माइनस Q इधर गया तो प्लस Q वहाँ पर और आ गया, तो कुल मिलाकर अभी भी 2Q है, क्योंकि ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, अभी तक इसको अर्थ नहीं किया है। अब ये 3Q चार्ज के कारण इनर सरफेस ऑफ द आउटर मोस्ट शेल पर यहाँ चार्ज इंड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो हम आउटर मोस्ट शेल में भी अंदर 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 मेटल के अंदर जहाँ पर E0 है वहाँ पर ऐसी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने बनाई, गॉसियन सरफेस 2 यहाँ पर, ये गॉसियन सरफेस 1। गॉसियन सरफेस 2 के लिए भी हम यही लिख सकते हैं कि चूँकि E0 है तो नेट फ्लक्स कमिंग आउट 0 है, तो नेट चार्ज इनसाइड 0 है। अब Q और ये मिला के 2Q, 3Q चार्ज तो है ही है, टोटल होना चाहिए 0, तो यहाँ माइनस 3Q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सिमेट्री से। पहले से ही इसके पास 3Q चार्ज था, माइनस 3Q यहाँ चला गया, तो आउटर मोस्ट शेल पर, आउटर सरफेस पर 6Q चार्ज हो जाएगा और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर? अब बात आती है साहब कि इसको मैं की को क्लोज कर दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो ये होगा कि मिडिल शेल पर पोटेंशियल 0 हो जाएगा, तो एक नया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट होगा। टोटल चार्ज ऑन इनर शेल एंड आउटर मोस्ट शेल वो तो सेम रहेगा, Q एंड 3Q सेपरेटली, क्योंकि वो किसी से कनेक्टेड नहीं है। हाँ, मिडिल शेल पर टोटल चार्ज 2Q नहीं रहेगा, बदल भी सकता है क्योंकि अर्थ से कनेक्टेड हो गई। तो क्या होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देखते हैं। अब मिडिल शेल को अर्थ कर दिया, इस की को क्लोज कर दिया, तो इनर मोस्ट शेल एंड आउटर मोस्ट शेल पर जो चार्ज Q और 3Q है वो उतना ही रहेगा टोटल चार्ज। हाँ, अंदर बाहर सरफेस पर कितना डिस्ट्रीब्यूट होता है वो बात की बात है। तो अंदर वाली शेल पर चार्ज Q है, उसके बाहर वाली शेल पर पता नहीं क्योंकि उसको अर्थ कर दिया, उसके बाहर वाली शेल पर टोटल चार्ज 3Q है। अर्थ होने के बाद में मिडिल शेल का पोटेंशियल पॉइंट P पर कितना है? 0। ठीक है, तो मैंने लिखा Vp इज इक्वल टू 0। अब वही गॉसियन सरफेस बनाएंगे, एक तो इस शेल के अंदर 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 ऐसी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाएंगे, तो यहाँ बनेगी गॉसियन सरफेस नंबर 1
और ऐसे इस शेल के अंदर भी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाएंगे। शेल के अंदर मेटल है, वहाँ पर ई जीरो है, तो दोनों शेल के अंदर एक ही कहानी है कि वहाँ पर ई जीरो है, इसलिए क्या होगा, इंटीग्रल ई डॉट डी ए फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दैट गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू नेट चार्ज इनसाइड, ये जीरो हो जाएगा। नेट चार्ज जीरो होने का मतलब है कि ये गॉसियन सरफेस के अंदर क्यू तो ऑलरेडी था, नेट चार्ज जीरो होने के लिए माइनस क्यू चार्ज यहाँ इंड्यूस हो जाएगा। कहाँ से होगा, ये मिडिल शेल के ही कुछ इलेक्ट्रॉन्स अंदर आ जाएंगे। अच्छा, मिडिल शेल के आउटर फेस पर कितना चार्ज होगा पता नहीं, क्यों, क्योंकि वो तो अर्थ से कनेक्टेड है, तो उसमें चार्ज का अब ठिकाना नहीं है। पहले तो 2q चार्ज हुआ करता था उस पर, अब 2q होगा कोई ज़रूरी नहीं है, तो मैंने x मान लिया। अच्छा, इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज जीरो होना है, तो ये q, ये माइनस q और ये वाला बचा x, तो यहाँ पर माइनस x इंड्यूस हो जाएगा, जिससे कि टोटल चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस जीरो हो जाए। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल पर टोटल चार्ज कितना था 3q, उसमें से माइनस x बाहर गया, यहाँ अंदर इनर सरफेस पे आया, तो आउटर मोस्ट सरफेस पर 3q प्लस x ऐसा हो जाएगा, जिससे कि आउटर मोस्ट शेल पर टोटल चार्ज 3q बना रहे। अब एक अननोन है हमारे पास x, वो निकालते हैं हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो उसके लिए पोटेंशियल एट p जीरो इसका इस्तेमाल करेंगे। तो पोटेंशियल एट p जीरो है, तो वो किस किस के कारण है, तो एक तो इस q के कारण है, एक इस माइनस q के कारण है, इसके लिए वो एक एक्सटर्नल पॉइंट है। तो ऐसा स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है यूनिफॉर्म, तो उसके लिए एक्सटर्नल पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने के लिए उसको पॉइंट चार्ज के रूप में सेंटर पर रखा मान सकते हैं, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो हमारे पास Vp के लिए टर्म आएगी KQ अपॉन 2a, ये डिस्टेंस कितनी है 2a और ये डिस्टेंस 3a, तो इनके कारण KQ बाई 2a प्लस K माइनस Q अपॉन 2a। ठीक है, ये बना Vp। और इस x के कारण, तो इस x के कारण यहीं सरफेस पर ही KX अपॉन 2a, और ये वाला जो है माइनस एक्स भी और 3q प्लस एक्स भी, उसके कारण ये एक इंटरनल पॉइंट है। तो जो सरफेस पर पोटेंशियल होता है वही अंदर भी उसका कंट्रीब्यूशन रहता है। इनर साइड पर कोई भी पॉइंट हो तो उतना ही पोटेंशियल क्रिएट करता है जितना कि वो सरफेस पर कर रहा है। तो ये हो जाएगा k इंटू 3q प्लस एक्स माइनस एक्स, मतलब सिर्फ 3q डिवाइडेड बाई 3a, और ये क्या है, ये है जीरो, तो ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ से k अपॉन a को कैंसिल आउट कर दिया तो x अपॉन a बचा, और यहाँ से बचा 3q अपॉन k अपॉन a को कैंसिल करा तो k अपॉन 2 बचा, x अपॉन 2 बचा, k अपॉन a कैंसिल, k अपॉन a कैंसिल, x अपॉन 2 प्लस वहाँ से 3q अपॉन 3, दिस इज जीरो। तो x इज इक्वल टू कितना आया माइनस 2q। तो आ गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे लिखेंगे फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ बता दो कि अंदर तो है q, मिडिल के इनर सरफेस पर है माइनस q, मिडिल के आउटर सरफेस पर x इक्वल टू माइनस 2q, तो यहाँ प्लस 2q, तो यहाँ 5q है। टोटल कितना होना चाहिए 3q, तो यहाँ बाहर कितना आएगा, यहाँ से x कितना आ रहा है माइनस 2q, तो यहाँ माइनस 2q और उसके बाद यहाँ प्लस 2q, और ये टोटल होना चाहिए 3q, तो ये 2q अंदर हो गया, तो बाहर कितना आएगा ओनली q। वेरी नाइस, x की जगह माइनस 2q रख दिया, और ये अर्थ है। तो इस तरह से ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। ठीक है,
अगली सिचुएशन देखिए, वही शेल्स हैं 3, वही रेडियस हैं A, 2A एंड 3A। इस पर चार्ज Q, इस पर 2Q, इस पर 3Q दिया इनिशियली। फिर इनर मोस्ट को आउटर मोस्ट के साथ में एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया और मिडिल वाली को उनसे अलग रखते हुए अर्थ कर दिया। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि इनिशियली चार्जेस on metallic shells are shown. Find final charge distribution after middle is earthed and inner and outer shells are connected by conducting wire. तो इससे इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल, इनर और आउटर का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। जब तक नहीं होगा तब तक चार्ज मूव करेगा, इनर से आउटर में या आउटर से इनर में। दूसरी बात, इस मिडिल शेल का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। इसको मैंने कहा पॉइंट A, इसको मैंने कहा पॉइंट B, इसको मैंने कहा पॉइंट C। ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? तो मान लीजिए कि इस पर है x, अंदर वाली पर Q नहीं रहेगा क्योंकि वो चार्ज मूव कर सकता ना इनर से आउटर पे। तो मान लीजिए यहाँ कितना है x। तो गॉसियन सरफेस बनाए, इसके अंदर 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 गॉसियन सरफेस बनाई। उससे हमें क्या पता लगेगा कि नेट चार्ज इनसाइड 0 होना चाहिए, तो यहाँ -x आ जाएगा। अब इसके मिडिल के आउटर सरफेस पर कितना होगा? तो 2Q तो पहले की बात थी, वो ख़त्म हो गई। अब पता नहीं कितना चार्ज होगा। तो इस बाहर वाले यहाँ वाले चार्ज को मैंने लिखा कि इस -x के कारण तथा इस अर्थिंग के कारण फाइनली चार्ज यहाँ पर y आ रहा है। ठीक है, और इस वाली गॉसियन सरफेस, यहाँ भी एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। कहाँ? आउटर शेल के अंदर अंदर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाएंगे। इससे भी हमें पता लगेगा कि इसके अंदर नेट चार्ज 0 होना चाहिए। तो अगर y यहाँ है तो -y यहाँ है, और बाहर वाली पर फिर कितना होगा? तो देखिए, इनर और आउटर पे मिलके 4Q था, अब डिस्ट्रीब्यूट हो गया इधर से उधर, उधर से इधर। ये आपस में कनेक्टेड है। तो टोटल इनर और आउटर पे मिलके कितना होना चाहिए? 4Q। तो 4Q में से सब्ट्रैक्ट कर दो ये वाला -y और ये वाला x, तो जो बचेगा वो बाहर है। कितना बचा? तो ये बचा 4Q + y - x। अब दो अननोन है हमारे पास, x और y। तो VA = VC करो एंड VB = 0 करो। दो इक्वेशन बनेगी। पहली बनाई मैंने VA = VC। तो VA कितना है? मतलब इस पॉइंट पर पोटेंशियल बताओ। इस अंदर वाली के कारण kx/A, इस -x और इस +y के कारण जो सरफेस पर होगा वही अंदर हर एक पॉइंट पर होगा।
तो डिवाइड बाय 2 है, और इस बाहर वाली के कारण जो इसकी सरफेस पर होगा वो अंदर सब जगह होगा, तो -y और ये ऐड करेंगे तो बचेगा 4q माइनस एक्स, 4q माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3a। ये तो हुआ va, इसको इक्वेट करना है vc से, तो इन सब के कारण ये एक्सटर्नल पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे कि अंदर x है, फिर -x है, फिर y है, फिर -y है, और ये बाहर वाली पर 4q प्लस y माइनस एक्स दैट डिवाइडेड बाई 3a। ये VC बना। तो इन सब का सम तो 0 हो रहा है, इसीलिए मैंने इसको अलग ब्रैकेट में लिख दिया। तो सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी। यहाँ से कितना आएगा? यहाँ से आएगा x अपॉन a, यहाँ से आएगा प्लस y माइनस एक्स अपॉन 2a, यहाँ से आएगा प्लस 4q माइनस एक्स अपॉन 3a इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा 4q प्लस y माइनस एक्स अपॉन 3a। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बनी। क्या लूँ मैं एलसीएम? तो मैंने 6 से एलसीएम लिया या 6 से मैंने मल्टीप्लाई करा, तो ये क्या बचेगा 6x प्लस 3y माइनस 3x प्लस 8q माइनस 2x इज इक्वल टू 8q प्लस 2y माइनस 2x। तो x y में एक रिलेशन आया, कितना 6x माइनस 3x दैट इज 3x, तो बचा x, और वहाँ से आया 3x हो जाएगा। ये माइनस 2x से माइनस 2x कैंसिल हो गया, ये समझ लो। तो यहाँ से माइनस 3x बचा और ये 6x बचा। अब y की बात करो, ये 3y है और यहाँ 2y है, तो ये प्लस y हो जाएगा, और ये 8q से 8q भी कैंसिल हो गया, तो ये 0 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इससे दूसरी इक्वेशन बनाएंगे हम, Vp इज इक्वल टू 0। तो इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, सबके कारण यहाँ B पर पोटेंशियल कैसे लिखेंगे? K इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 2a, फिर इस माइनस वाई और इस 4q प्लस वाई माइनस एक्स के कारण मिलाकर कितना चार्ज हो रहा है? ये 4q माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3a। जो इसके सरफेस पर होगा वही अंदर भी किसी पॉइंट पर इसका कंट्रीब्यूशन होगा। अब इसको भी 6 से देखो, जो कैंसिल हो रहा है वो तो कर दिया कैंसिल। अब इसको भी 6 से हमने मल्टीप्लाई करा और k से डिवाइड करा, तो क्या बचेगा 3y, और यहाँ से क्या बचेगा 8q माइनस 2x इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आई, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8q। बस इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो तो आपको x एंड y मिल जाएगा। तो क्या करें, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, तो ये 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 11x, 3 से मल्टीप्लाई करा तो 3y कैंसिल इज इक्वल टू 8q। तो x इज इक्वल टू 8q अपॉन 11। अब अगर x आपको पता है तो y कितना होगा, -3 टाइम्स, तो y हो जाएगा -24q
अपॉन 11। ये आपका x और y आने से फाइनल आंसर आ गया। बस यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। इसको अपन ने कनेक्ट कर रखा है और इसको अपन ने अर्थ कर रखा है। ये है कहानी। तो VA और VC अपन ने इक्वल कर दिए और VB को 0 कर दिया। 2 इक्वेशन बनाई और 2 अननोन निकाल लिए। एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये एक मेटालिक शेल है, थिक मेटालिक शेल। थिक मेटालिक शेल। इसके सेंटर पे चार्ज रखा है Q1। एट द सेंटर ऑफ विच Q1 पॉइंट चार्ज is placed and यहाँ एक Q2 charge is placed outside. Show charge distribution. ये पहला पार्ट है। तो पहला पार्ट करते हैं पहले। तो देखो भाई, यहाँ गॉसियन सरफेस बनाएंगे। इसके अंदर मेटल के अंदर गॉसियन सरफेस बनाएंगे। यहाँ गॉसियन सरफेस बनाएंगे स्फेरिकल। तो नेट फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ E 0 है। तो इसके अंदर नेट चार्ज 0 होना चाहिए। तो यहाँ Q1 है तो यहाँ -Q1 चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और ये सेंटर पर है तो ये सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और इस -Q1 के कारण इसके आउटर सेल पर +Q1 चार्ज इंड्यूस होगा। और +Q1 अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वो इस प्रकार से उस Q2 के कारण अफेक्ट होता हुआ डिस्ट्रीब्यूट होगा कि अंदर मेटल के अंदर हर एक जगह पर E 0 हो जाए। मतलब यहाँ अगर आप E निकालोगे, किस किस के कारण मिलाकर 0 है E? इस +Q1, इस -Q1, इसके कारण तो 0 आना ही है। क्यों? क्योंकि इस -Q1 को आप सेंटर पे पॉइंट चार्ज के रूप में रखा मान सकते हो। तो Q1 और -Q1 मिलकर तो यहाँ 0 हो गया। तो एक्सटर्नल पॉइंट पर किसी भी जगह पर उसके कारण हमेशा E 0 ही आएगा क्योंकि टोटल चार्ज ही 0 हो रहा है। और इस Q1 और उस Q2 का कुछ इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये कि यहाँ पर E, यहाँ पर E, यहाँ पर E, यहाँ पर E, मेटल के अंदर सब जगह E 0 हो जाए। ऐसा कुछ तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा। ठीक है। अब दूसरा पार्ट पूछा कि फाइंड फोर्स बाय Q2 ऑन Q1। फोर्स बाय Q2 ऑन Q1 ये कितना होगा? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस और 2 चार्जेस इज अनअफेक्टेड। तो Q2 Q1 पर उतना ही फोर्स लगाएगा जितना पहले लगा रहा था, इनकी एब्सेंस में लगाएगा उतना ही लगाएगा। मतलब कितना? तो मान लीजिए कि ये डिस्टेंस R है तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R²। और डायरेक्शन कैसी हो गया? इधर हो जाएगी, रिपेल करेगा। लेकिन अगर आपसे पूछें कि नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1 कितना आएगा, तो देखो ये जो बाहर के चार्ज है ना Q2 Q1, इसका अंदर नेट E, इसके कारण नेट E 0 है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वाला केस है। और इस -Q1 के कारण जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पर नेट चार्ज कितना आना है? 0।
इस माइनस Q1 के कारण जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस Q1 पर नेट फोर्स कितना आना है, 0। और इस Q2 और इस Q1 के कारण अंदर मेटल में यहाँ सब जगह E0 है और यहाँ अंदर भी इस कैविटी में भी E0 रहेगा, तो Q1 पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। किसके कारण, Q2 और दिस Q1। तो इसको ऐसा भी कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो गई, मतलब कि ये एक सेंट्रल जेल की बाउंड्री वॉल है, अंदर कुछ कैदी हैं और बाहर ये समाज है खुला। तो अंदर के कैदियों का नेट इफेक्ट बाहर कुछ नहीं आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल के रूप में, और बाहर का जो समाज में जितने भी चार्ज है उनका मिलाकर क्यूमुलेटिव इफेक्ट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0। सेंट्रल जेल की ये वॉल है, मेटालिक शेल। तो नेट फोर्स ऑन Q1 कितना होना है, ये 0 होना है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिकली शील्डेड है और इस माइनस Q1 के कारण कोई फोर्स इस पर लग नहीं रहा। पर अगर ये सेंटर पे नहीं होता, कहीं यहाँ खसका हुआ होता, तो ये जो चार्ज है ना अंदर वाला, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। तो मैं इसको अलग से बना देता हूँ। देखो, अगर सिचुएशन ऐसी होती कि ये मेटालिक शेल है और यहाँ पर चार्ज रखा है, नहीं सेंटर पे नहीं रखा, यहाँ रखा है Q1, तो यहाँ इस तरीके से इस Q1 के पास में माइनस Q1 चार्ज इंड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ गॉसियन सरफेस जब बनाएंगे शेल में, तो गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज 0 होना है। ये वाली आपकी बाहर वाली शेल हो गई। कितनी शेल है यार इसमें, यही तो है बाहर वाली शेल। देखो भाई क्या बात है, ये है सीन। तो ये जो माइनस Q1 इंड्यूस होगा ना, ये इस प्लस Q1 के पास में रहेगा। ये अलग बात है कि ये जो Q2 है और ये जो बाहर Q1 इंड्यूस हुआ, इसके कारण इस Q1 पर नेट फोर्स 0 होगा, लेकिन इस माइनस Q1 के कारण फोर्स लगेगा कैसा, अट्रैक्टिव, लेफ्टवर्ड। सेंटर पे जब रखा था तब ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। एक और बात कहता हूं, मान लो कि इस बोर्ड को रब करना पड़ेगा, तो देखिए अगर ये एक थिक शेल है, स्फेरिकल शेल, थिक स्फेरिकल शेल, और इसके सेंटर पर नहीं रखा है हमने पॉइंट चार्ज, तो कहाँ रखा है, ये क्या है, थिक मेटालिक शेल। बाहर Q2 नहीं है, अब हमने यहाँ रख दिया Q1, तो इसके पास में यहाँ माइनस Q1 चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो उसमें ही 0 है, तो नेट फ्लक्स 0 है, तो उसके अंदर नेट चार्ज 0 होना चाहिए, इसलिए ये Q1 है तो ये माइनस Q1 हो जाएगा। अब ये चूँकि स्फेरिकल मेटालिक शेल है, कैसी है, स्फेरिकल, तो बाहर जो चार्ज इंड्यूस होगा इस माइनस Q1 को, तो यहाँ अंदर खींच लिया इलेक्ट्रॉनों को इस मेटल शेल से, तो बाहर जो बचा प्लस Q1, वो प्लस Q1 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा।
क्यों? क्योंकि अंदर इन दोनों के कारण मिला के, इस प्लस क्यू और इस माइनस क्यू के कारण मिला के यहाँ हमेशा कोई इफेक्ट बाहर नहीं ट्रांसफ़र होना है, क्योंकि यहाँ अंदर E0 है। E0 किस किस के कारण है? Q1 माइनस Q1 और ये वाला बाहर वाला है Q1, इसको मिला के यहाँ पर E0 है। E इन मेटल या शेल 0 होगा। ये किसके कारण है? ड्यू टू ऑल द चार्जेस। कौन कौन से? Q1 पॉइंट चार्ज, माइनस Q1 इंड्यूस्ड एंड प्लस Q1 इंड्यूस्ड। ठीक है ना? पर ये जो आउटर सरफेस है, इस पर ये जो चार्ज Q1 इंड्यूस होगा, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि इन दोनों का मिलाकर बाहर कोई असर नहीं है। तो बाहर की दुनिया अलग है और ये स्फेरिकल नेचर की है, तो इस पर ये इक्वी पोटेंशियल पॉइंट आने हैं। इक्वी पोटेंशियल पॉइंट आने के लिए सब जगह सिग्मा सेम रहेगा। ठीक है? उसी कंसेप्ट के ऊपर एक और सिचुएशन देखिए। एक मेटालिक स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर with two spherical cavities in it. Two spherical cavities. इसका रेडियस A मान लीजिए, इसका रेडियस B मान लीजिए। इसके सेंटर पे चार्ज Q1 पॉइंट चार्ज रखा, इसके सेंटर पे पॉइंट चार्ज Q2 रखा। एट द सेंटर्स ऑफ विच point charges Q1 and Q2 are placed. तो ये हमारा मेटालिक स्फीयर है और कैविटीज दो बनाई हैं, रेडियस A और B की। उनके सेंटर्स पे पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 रेस्पेक्टिवली रख दिए। अब इसमें कुछ चीज़ें पूछता हूँ मैं, पार्ट 1, 2, 3, 4 करके। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन बनाया पार्ट 1, शो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या करें? तो इस Q1 के कारण इंड्यूस होगा चार्ज। मैं यहाँ फिगर बना देता हूँ बढ़िया सी। इस Q1 के कारण यहाँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड माइनस Q1 इंड्यूस होगा, और इस Q2 के कारण यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनर सरफेस पर, यहाँ कैविटी की सरफेस पर ये हवा, यहाँ कैविटी है और यहाँ मेटल है। मेटल है तो यहाँ हर जगह क्या होगा? E0 होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। ये मेटल है। ठीक। अब देखिए, ये जो माइनस Q1 इतने इलेक्ट्रॉन खींच लिए इस मेटल में से, और माइनस Q2 इतने इलेक्ट्रॉन खींच लिए इस मेटल में से, तो बाहर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड Q1 प्लस Q2 चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है? तो अगर पूछें कि बाहर किसी पॉइंट पर E कितना होगा, तो दूसरा पॉइंट पूछा, फाइंड E एट P। तो पॉइंट P कहाँ है? तो मान लीजिए ये जो सेंटर है ना, इस स्फीयर का सेंटर,
इससे यहाँ रेडियली r डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है। तो अंदर वालों के कारण बाहर कोई इफेक्ट नहीं आना है, सिर्फ इस बाहर के चार्ज Q1 प्लस Q2 के कारण यहाँ E जनरेट होना है। वैसे भी सोचो कि ये Q1 और ये माइनस Q1 से यहाँ E प्रोड्यूस होगी कितनी, तो इसको पूरे को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्फेरिकल शेल पर ये चार्ज है, तो पूरे को सेंटर पे पॉइंट चार्ज के रूप में रखा मानना पड़ेगा। तो Q1 और माइनस Q1 मिलके 0 हो जाएगा, Q2 और माइनस Q2 मिलके 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों के कारण इंड्यूस चार्जेस एंड पॉइंट चार्जेस के कारण मिलकर यहाँ E कुछ भी नहीं है। तो जो भी कुछ E है वो सिर्फ इस बाहर वाले के कारण है। तो E का एक्सप्रेशन आएगा कि Q1 प्लस Q2 अपॉन R स्क्वायर और डायरेक्शन R कैप, ये डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसमें बनाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट में हमने यहाँ पर कोई एक पॉइंट कंसीडर करा A, और ये इसका पोजीशन वेक्टर है इस सेंटर के रिस्पेक्ट में R। इसी प्रकार से इस कैविटी के अंदर एक कोई पॉइंट कंसीडर किया हमने B, जो कि इससे R रेडियल डिस्टेंस पर है सेंटर से। पोजीशन वेक्टर R है। तो आपसे पूछा नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, फाइंड E एट A एंड B। ये कोई पॉइंट है इनसाइड दिस कैविटी। तो देखो ये जो माइनस Q1 इंड्यूस्ड है उसके कारण अंदर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके कारण अंदर किसी भी पॉइंट पर E 0 होता है। तो जो भी कुछ होगा इस Q1 के कारण होगा। ये वाला पूरा सेंटर पे रखा माना जाएगा, सेंटर पे Q2 ऑलरेडी है, और ये बाहर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके कारण भी अंदर हर जगह पर E 0। वैसे भी ऐसा कहते हैं कि मेटल से क्योंकि बाउंडेड है सब तरफ से, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है, तो बाहर के चार्जेस का असर इस पॉइंट A पर तो आना नहीं है। हाँ, अंदर के चार्जेस हैं दो, एक तो Q1 पॉइंट चार्ज और एक माइनस Q1। तो ये माइनस Q1 चूँकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए उस शेल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड शेल लेयर ऑफ चार्ज है, स्फेरिकल लेयर ऑफ चार्ज, उसके कारण उसके अंदर हर पॉइंट पर E 0 होता है। तो यहाँ सिर्फ इस Q1 पॉइंट चार्ज के कारण E जनरेट होगा। तो हम E एट A क्या लिखेंगे कि Q1 अपॉन R स्क्वायर R कैप। इसको अगर मैं R1 कह दूँ, इसको अगर मैं R2 कह दूँ तो शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो मैंने इसको R1 कह दिया, तो ये R1 कैप हो गया। इसी प्रकार से B पर अगर आप निकालोगे तो वो होगा उस पॉइंट चार्ज Q2 के कारण, सिर्फ पॉइंट चार्ज Q2 के कारण। बाकी सबका वही लॉजिक है, उनका इफेक्ट 0 हो जाएगा। फिर आपसे पूछा पोटेंशियल एट सरफेस। ये सरफेस का कोई पॉइंट है, ये कैविटी का कोई पॉइंट है, इसका नाम क्या रखूँ मैं S1, और इस पॉइंट का नाम क्या रखा मैंने S2। तो पोटेंशियल एट सरफेस पूछा है, तो इन्फानाइट से जब चार्ज को लेकर आओगे पॉइंट S तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी मिलेगी। तो इससे सरफेस पर ये के Q1 प्लस Q2 अपॉन इसका कुछ रेडियस चाहिए मुझे, क्योंकि ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है Q1 प्लस Q2 इसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल आ रहा है। तो इसका रेडियस मान लीजिए R है, यहाँ लिख देता हूँ।
अब इसको लिखा मैंने R। फिर आपसे पूछा कि पोटेंशियल एट S1 कितना होगा, S2 पर पोटेंशियल कितना होगा। तो देखो S से आप S1 तक जाओगे तो यहाँ चूँकि E 0 है, E 0 है तो dV भी 0 होगा, और dV 0 होगा तो S और S2 का पोटेंशियल या S और S1 का पोटेंशियल बराबर ही आएगा, क्योंकि अंदर E 0 है तो dV 0 है। तो VS1, VS2 और VS आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ मेटल में S से S1 तक और S से S2 तक E 0 है तो dV 0 है, तो पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा, पोटेंशियल सेम ही रहेगा, जो S पर है वही S1 पर है, वही S2 पर है। फिर आपसे पूछा नेट फोर्स ऑन Q1 कितना होगा। तो नेट फोर्स ऑन Q1, बाहर वालों के कारण तो कोई E यहाँ प्रोड्यूस हो नहीं रही है, इस -Q1 इंड्यूस के कारण अंदर E 0 है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो नेट फोर्स ऑन Q1 कितना आ जाएगा, 0। इसी प्रकार से नेट फोर्स ऑन Q2 भी 0 आ जाएगा। लेकिन फोर्स बाय Q1 ऑन Q2, फोर्स बाय Q1 ऑन Q2 जब आप निकालोगे तो बाकी के चार्जेस का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसका सेंटर है मान लो C1, और इस Q2 चार्ज को कहाँ रखा अपन ने, सेंटर C2 पर। तो फोर्स बाय Q1 ऑन Q2 जब आप लिखोगे तो वो आएगा K Q1 Q2 अपॉन C1 C2 का स्क्वायर, C1 C2 यूनिट वेक्टर। ऑन Q2 निकाल रहे हैं अपन, तो C2 C1 नहीं, C1 C2 लेना, ऐसा ये फोर्स हो जाएगा। ठीक है, आज के लेक्चर को हम यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्लेट्स वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ, और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है उसके ऊपर बताता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।